नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूडब्ल्यू आपको पढ़ाया जा रहा है 6 सेमेस्टर में और 4 सेमेस्टर में आपका पावर प्लांट चलेगा और फर्स्ट सेमेस्टर जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपका बीडब्ल्यू और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ा दिया गया है, जो कि सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। तो जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उसको सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे यूट्यूब चैनल पर। वो दोनों का वीडियो जो है पूरा फुल्ली अपलोडेड है, बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गया है, पढ़ाया गया है। ठीक है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे। हमारे पास अब भरपूर समय है, टेंशन फ्री हैं। अब अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू क्लास लेंगे। तो यूडब्ल्यू में इलेक्ट्रोड डिपोजिशन आपको पढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो आज पढ़ाएंगे फैराडे के विद्युत विश्लेषण संबंधी नियम। फैराडे के विद्युत विश्लेषण संबंधी नियम। ठीक है, 4 सेमेस्टर में आपको पावर प्लांट पढ़ाया जाएगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि 2 महीने या 3 महीने क्लास नहीं चला है तो बहुत कम से कम लोग जुड़े होंगे, लेकिन जितने लोग जुड़े हैं कम से कम उतने लोग हेल्प करेंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। क्लासेस अब कंटिन्यू चलेंगी, आप लोग भरोसा रखिए। ठीक है, और आगे तैयारी भी करवाई जाएगी। तो फैराडे के विद्युत विश्लेषण संबंधी नियम। तो फैराडे ने विद्युत विश्लेषण संबंधी 2 नियम दिए। ठीक है, विद्युत विश्लेषण संबंधी कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। प्रथम है, विद्युत विश्लेषण के अंतर्गत इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। आपको पता है विद्युत विश्लेषण के बारे में पिछले लेक्चर में बताया गया है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो विद्युत विश्लेषण के अंतर्गत इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा। अब मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को यम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये किस में होगा? ग्राम में। जो पदार्थ की मात्रा हमारी क्या कहते हैं, जो पदार्थ की मात्रा होगी वो आपका ग्राम में होगा। ठीक है, विद्युत विश्लेषण के अंतर्गत इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने, इलेक्ट्रोड पर कितने पदार्थ क्या हो रहे हैं? मुक्त हो रहे हैं। कितनी मात्रा में? तो कितनी मात्रा में मुक्त हो रहे हैं? यहाँ पर मात्रा को यम से रिप्रेजेंट किया गया है, वो ग्राम में है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा घोल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है? समानुपाती होता है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है, उसमें आपका एनोड है और क्या है? कैथोड है। तो एनोड और कैथोड पर हमारे पदार्थ क्या होंगे? मुक्त होंगे। जब उसमें करंट प्रवाहित किया जाएगा तो उस इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त होंगे तो उसमें प्रवाहित धारा की मात्रा के वो क्या होगा? समानुपाती होगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको उसका फिगर बना करके आपको अच्छे तरीके से समझाया था। लेकिन यहाँ पर जो पदार्थ हमारा मुक्त हो रहा है वो उस इलेक्ट्रोड में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा की मात्रा के क्या होता है? समानुपाती होता है। धारा की मात्रा किसको बोलते हैं? कूलाम को बोलते हैं। कूलाम मतलब Q बराबर I × T, तो इसे धारा की मात्रा बोला जाता है। ठीक है, तो कूलाम का मतलब है चार्ज से रिलेटेड। तो जितने ज़्यादा चार्ज उसमें प्रवाहित किए जाएंगे उतनी ही ज़्यादा पदार्थ की मात्रा क्या होगी? मुक्त होगी। कहाँ पर? इलेक्ट्रोड पर। समझ में आया? तो ये उनका प्रथम नियम है। तो ये लिखा गया है प्रथम विद्युत विश्लेषण के अंतर्गत। देखिए एक छोटा सा मैं फिगर बना के आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रोड होगा, 2 इलेक्ट्रोड होगा, एक आपका एनोड होगा और एक आपका क्या होगा? कैथोड होगा। ठीक है, एक आपका एनोड होगा और एक आपका क्या होगा? कैथोड होगा। तो इसी इलेक्ट्रोड पर अब मान लीजिए इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट हमारा भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, HCl हो गया, KOH हो गया, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। तो मान लीजिए हमारा HCl है। ठीक है, तो जो हमारी पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी वो किस पर होगी? इस इलेक्ट्रोड पर होगी। ठीक है, तो इस पर पदार्थ की मात्रा जो मुक्त हो रही है वो इसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। प्रवाहित धारा के मात्रा के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो धारा इसमें प्रवाहित कैसे होगी? इसमें मान लीजिए बैटरी से हम जोड़ देंगे, इसमें बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जब बैटरी से जोड़ देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी और धारा प्रवाहित होगी तो इसमें चार्ज क्या होगा? डेवलप होगा। ठीक है, तो इसमें जो पदार्थ मुक्त होगा वो चार्ज के क्या होगा? समानुपाती होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि धारा के भी समानुपाती होगा या फिर चार्ज के समानुपाती होगा, जैसा कि आगे आपको क्या किया गया है, बताया गया है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे और इसी को आगे और अच्छे तरीके से दूसरे में बताया जाएगा, जो दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो विद्युत विश्लेषण के अंतर्गत इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा घोल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा Q बराबर IT के समानुपाती होता है।
अर्थात पदार्थ की मात्रा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलाम में आवेश की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा क्या है आपका, यम है, और क्यू क्या है, कूलाम है। तो क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है, चार्ज है, कूलाम क्या है, एक चार्ज है। और यम बराबर क्या हो जाए, यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, आई मतलब करंट है और टी मतलब क्या है, समय इन सेकेंड, ठीक है। यम बराबर ZIT, जेड क्या है आपका, यम बाई IT, जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जो कि एक प्रकार का कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। अलग अलग मटेरियल के लिए क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है भाई। इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल आपका अलग अलग हो सकता है, जैसे मान लीजिए H2SO4 हमारा इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है, और उसके बाद HCl है। तो सबके लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक का होगा अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये डिफिनीसन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर Z बराबर क्या है, M/IT। यदि I बराबर क्या हो जाए, 1 एम्पियर, और T बराबर भी क्या हो जाए, 1 सेकेंड। तो कह रहा है कि यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड में हम इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ से भी डिफिनीसन आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, Z बराबर आपका M हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलेंगे। यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कर रहे हैं, तो ऐसे केस में मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि ये, अब देखिए यहाँ पर देखिए I बराबर 1 सेकेंड है, T बराबर आपका I बराबर 1 एम्पियर है, T बराबर 1 सेकेंड है। तो यहाँ पर 1 और 1 करेंगे तो ये आपका 1 × 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 × 1, तो बराबर कितना आएगा, वो 1 ही आएगा, यम आएगा। तो Z बराबर आपका क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, ठीक है। तो यदि I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकेंड हो तो Z बराबर यम होगा। अर्थात इसका क्या मतलब है, ये यही चीज़ कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक अगर हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलेंगे। इसी तरीके से आप अच्छे तरीके डिफाइन कर सकते हैं। जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है जो पदार्थ के घोल में 1 कूलाम करंट की मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त होती है। 1 कूलाम करंट की मात्रा प्रवाहित करने पर क्या होती है, मुक्त होती है। उसे ECE के नाम से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब देखिए कि जैसे IT Q बराबर क्या होता है, I × T, ठीक है। तो I 1 एम्पियर, T आपका 1 सेकेंड, तो ये क्या है, वो 1 कूलाम हो गया ना, 1 कूलाम। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि Z पदार्थ की वह मात्रा है जो पदार्थ के घोल में 1 कूलाम करंट की मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त होती है। तो मुक्त क्या होता है, पदार्थ की मात्रा हमारी मुक्त होती है, और ये किसके बराबर है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर है। कब, जब पदार्थ में 1 कूलाम चार्ज को क्या कराया जाए, फ्लो कराया जाए, तब जा करके ये परिभाषा आपकी बनेगी, ठीक है। तो ये प्रथम नियम था, ये क्या था, प्रथम नियम था। अभी दूसरा नियम भी हम आपको बता रहे हैं, और अभी एग्जाम्पल बाकी है जो इससे पहले इलेक्ट्रो डिपोजिशन पढ़ाया गया था, उसका एक एग्जाम्पल बाकी है, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अब उन्होंने 2 नियम दिए, तो द्वितीय नियम आपका यहाँ पर है। तो द्वितीय नियम क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए अभी तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। जैसे HCl हो गया, एक अलग इलेक्ट्रोलाइट है। H2SO4 हो गया, एक अलग इलेक्ट्रोलाइट है। कॉपर सल्फेट हो गया, एक अलग इलेक्ट्रोलाइट है। KOH हो गया, एक अलग इलेक्ट्रोलाइट है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे, ठीक है। तो जब विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, तो उनका उसमें जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। और दूसरा, उनका तुल्यांकी भार भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तुल्यांकी भार होता है, मैं आपको बता दूं कि तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार
तुल्यांकी भार E बराबर होता है A/V। V मतलब वैलेंसी होता है, ये मतलब एटॉमिक वेट होता है। परमाणु भार दिख रहा है, परमाणु भार बटे संयोजकता। ठीक है, तो तुल्यांकी भार आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, तो तुल्यांकी भार को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल्स मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स जो है शायद नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही कम केस में पूछा जाता है, और समय मिलेगा तो इसका न्यूमेरिकल 1-2 न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा। वैसे जब आप फार्मूले जान जाएंगे तो अपने आप जो है न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब द्वितीय नियम क्या है कि विभिन्न विद्युत अपघट्ट के घोलों में करंट की समान मात्रा अर्थात समान करंट समान समय के लिए क्या हो, प्रवाहित किया जाए तो मुक्त पदार्थों की मात्राएं क्रमशः उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब विभिन्न विद्युत अपघट्ट के पदार्थ हैं, ठीक है, उसमें समान करंट जो है समान समय के लिए अगर प्रवाहित हो रही है तो उसमें मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा क्रमशः जो है, उसमें मुक्त हुए पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, उनका जो तुल्यांकी क्या होगा, भार होगा। तो वही चीज़ लिखा गया है कि विभिन्न विद्युत अपघट्ट के घोलों में करंट की समान मात्रा अर्थात समान करंट समान समय, समान मात्रा का मतलब आवेश हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसी को आप बोल सकते हैं समान करंट समान समय के लिए क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए तो मुक्त पदार्थों की मात्राएं क्रमशः उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो जो पदार्थ मुक्त हुआ है वो रासायनिक तुल्यांकी भार के क्या होगा, समानुपाती होगा। तुल्यांकी भार के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, अब यही लिखा गया है कि यदि मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m1 m2 m3 हो, मतलब जो पदार्थ मुक्त हो रहा है उसे m1 m2 m3 बोला जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होगा तो उसमें अलग अलग पदार्थ क्या होंगे, मुक्त होंगे। जब सेम समय में सेम करंट को हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग पदार्थ क्या होंगे, पदार्थ की मात्राएं मुक्त होंगी और उसके बाद उनका अलग अलग क्या होगा, तुल्यांकी भार होगा। तो ये हमारी पदार्थ की मात्राएं इस तुल्यांकी भार के क्या होंगी, समानुपाती होंगी क्रमशः। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। जो अच्छे से कंठस्थ कर लेगा वो समझ ही गया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी, इसके फार्मूले को मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, थोड़ा लिखूँगा। आप लोग थोड़ा धैर्य रखेंगे और अब कंटिन्यू क्लास चलेगा। डेली 2-2 3-3 वीडियो हम अपलोड करेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है और आप लोग जो है तो अभी जो दूसरा नियम पढ़े हैं उसमें आपका जैसे आपका m1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा, E2। E क्या है, हमारा तुल्यांकी भार है या तुल्यांक भार, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और m3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2। देखिए, इस चीज़ को आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप समझ रहे होंगे, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया है उसको मैं अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ। आता है भले, लेकिन फिर भी आप पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नियम और डिपोजिशन जो आपको पहले पढ़ाया गया है, ठीक है, वो पूछा जाएगा, कन्फर्म है। तो अब यहाँ पर जो हमारा एक कांस्टेंट निकलेगा, m1 बराबर k इंटू E1, m2 बराबर k इंटू E2,
M3 बराबर आपका K इंटू यहाँ पर E3 होगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे M1 बाई E1 बराबर K, M2 बाई E2 बराबर K, और आपका M3 बाई E3 बराबर K। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आता है। ठीक है, ये तो परिभाषा के अनुसार था। तो आप लिख सकते हैं M1 बाई E1 बराबर M2 बाई E2 बराबर M3 बाई E3 बराबर K। ठीक है, अब K क्या है? एक स्थिरांक है। इसमें से किसी दो को लेकर के आप कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे अगर इन दोनों को ले रहे हैं तो जैसे दो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है M1 बाई M2 बराबर E1 बाई E2, वो डायरेक्टली यहाँ से ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे M1 बाई M2 बराबर E1 बाई E2 हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से कर सकते हैं। ये क्या है? कांस्टेंट है, कि हमारा क्या है? कांस्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है। और एक फार्मूला निकल करके आता है जो है, जैसे मान लीजिए यम क्या है? यम बराबर आपका IT होता है, M1 ZIT। जैसे मान लीजिए आपका M1 है, तो M1 बराबर आपका ZIT होगा, आप ये पहले से ही जान चुके हैं, ठीक है। तो Z1 होगा, Z1IT होगा, ठीक है। अब M2 बराबर आपका क्या होगा? Z2IT होगा, क्योंकि समान करंट समान समय के लिए प्रवाहित हो रहा है ना। और M3 बराबर आपका क्या होगा? Z3I3 होगा, ठीक है। तो M1 बाई Z1, जैसे M1 बाई M2 अगर कर रहे हैं तो Z1 बाई आप क्या कर सकते हैं? Z2 कर सकते हैं, ठीक है। Z1 बाई Z2 कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जब M1 बराबर M1 बाई M2 है तो E1 बाई E2 है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो इसी प्रकार लिख सकते हैं। एक तो आपका ये निकल करके आया, कहाँ कहाँ यूज होगा ये सब चीज़ें देखिए, क्या कहते हैं, जब न्यूमेरिकल साफ लगाते हैं तो वहाँ पर यूज होती हैं। M1 बाई M2 बराबर Z1 बाई Z2 बराबर E1 बाई E2। देखिए एक तो ये होता ही है, ये वाला अभी जैसा कि आपने कैलकुलेट करके देखा ये निकल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी होता है, इस चीज़ को आपको क्या करना है? ध्यान देना है। तो यम क्या है? मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा। जेड क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। EC मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। और ई क्या है? तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी होता है, ठीक है। एटॉमिक वेट बटे क्या होता है? वैलेंसी होता है। तो इस फार्मूले को भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी एक फार्मूला आपको और बताना है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक फार्मूला होता है जेड बराबर, अभी इसको पूरा सॉल्व करके मैं बता नहीं रहा हूँ। जेड बराबर होता है आपका B
बाई वी होता है। अब बी एक प्रकार का क्या है आपका कांस्टेंट है, बी क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पर बी क्या है कांस्टेंट है, इसको बाद में लिख दे रहे हैं। तो आपको पता है कि जेड बराबर होता क्या है, यहाँ पर एक फार्मूला निकल करके आता है यम बराबर जेड आई टी। देखिए यम बराबर क्या होता है जेड आई टी, तो जेड बराबर आपको कहता है जेड बराबर यम बटे आई इंटू टी। अब इसको इसमें लिखेंगे, देखिए जेड के स्थान पर रख देंगे ना तो कितना आएगा यम बटे आई इंटू टी बराबर बी ए बाई आपका क्या होगा वी होगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा फार्मूला निकलेगा उसी के बारे में हम देख रहे हैं। हाँ तो यम निकाल लीजिए, यम बराबर होगा बी ए बाई वी इंटू आई इंटू टी। अब देखिए इसमें से ये तो करंट हो गया, ये टाइम हो गया, ये क्या है एटॉमिक वेट है, और ये क्या है हमारा वैलेंसी है, और ये क्या है समानुपाती स्थिरांक है। ये क्या है समानुपाती स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है, मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.408 से करके हैं 446 ग्राम पर कूलम। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, और ये पूछा जाएगा तो आप इसको अच्छे तरीके से इसको डेरिवेट करके ऐसे लिखिएगा तो आपको फुल नंबर क्या होगा मिलेगा। ठीक है, इस पे संबंधित हम न्यूमेरिकल आपको क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, लेकिन अभी हमारे समझ से वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि थ्योरिकल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। यूटिलाइजेशन का मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास टाइम अब काफ़ी अच्छा खासा है, आप लोग भी थोड़ा हमारा हेल्प कीजिए क्योंकि 2-2.5 महीने से क्लास बंद है, इस वजह से लड़के बहुत कम से कम होंगे, लेकिन अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जुड़ जाएंगे क्योंकि अब कंटिन्यू क्लास चलेगा हमारा। अब पिछले लेक्चर में जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन पढ़ाया गया था, तो उसमें जो है एग्जाम्पल आपको नहीं बताया गया था। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वो जो पिछला लेक्चर पढ़ाया गया था उसका अब मैं एग्जाम्पल क्या करूँगा बताऊँगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रो डिपोजिशन, ठीक है बातें एक ही हैं। जैसे HCl है, अगर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम HCl यूज कर रहे हैं तो बिफोर इसमें क्या है बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए HCl हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं HCl। ठीक है, HCl हम क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। तो बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुआ है, विद्युत अपघटन नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा HCl हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा HCl ठीक है, तो ये क्या होगा H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो अब ये आपको पता है कि HCl जो है 2 प्रकार के आयनों में टूटता है, H प्लस और Cl माइनस में।
अब क्या करेंगे, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैसे होगा, तो अब आपको पता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 2 इलेक्ट्रोड है, एक आपका एनोड है और एक आपका क्या है, कैथोड है, ठीक है। तो कैथोड है तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए प्लस है और ये क्या है हमारा माइनस। अब HCl है तो एक होगा H प्लस होगा और एक Cl माइनस होगा। तो ये तो प्लस की तरफ जाएगा और ये माइनस की तरफ जाएगा, आपको पता है। तो H प्लस कैथोड पर जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया, ठीक है। तो कैथोड पर अभिक्रिया तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, H प्लस इस पे जाएगा तो H प्लस इसके पास प्लस है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये हाइड्रोजन बन जाएगा। जैसे ये हमारा क्या है H प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लेगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये H बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। समझ में आया। और उसके बाद ऐसे ही और सारे हाइड्रोजन होंगे इसमें, ऐसे ही हम यहाँ पे H प्लस बता दे रहे हैं तो ये भी तो इसी की तरफ जाएगा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये वाला लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला लेगा, ठीक है। तो ले करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बना लेगा। तो H प्लस H क्या हो जाएगा, H प्लस H क्या बना जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। इसका मतलब है कि कैथोड से हाइड्रोजन गैस हमारी क्या होगी, निकलेगी, ठीक है। कैथोड से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये कैथोड पर अभिक्रिया है, कैथोड पर हमारी क्या है, अभिक्रिया है, ठीक है। एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर रिएक्शन, एनोड पर रिएक्शन। तो एनोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है बताइए, कैल्शियम है वो कैल्शियम, क्लोरीन हम कैल्शियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो Cl माइनस है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, निकाल देंगे। समझ में आया। तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जब ये रिलीज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये एक प्लस यहाँ से क्या होगा, गायब होगा। या फिर प्लस प्लस अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए दिखा दिया। देखिए Cl माइनस है ना, तो यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन निकल करके ऐसे ऐसे यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एक माइनस होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है प्लस से कांटेक्ट करके ये हाइड्रोजन बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही अब बहुत सारे क्लोरीन होंगे। मान लीजिए एक Cl था तो एक Cl माइनस मान लीजिए और है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो यहाँ से निकल के कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो एक हाइड्रोजन आपका और होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जा करके इससे होगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे होगा, तो ये दोनों मिलकर H प्लस H क्या बना लिए, हाइड्रोजन बना लिए। यहाँ पर दोनों क्लोरीन मिला करके Cl प्लस Cl क्या बना लिए, Cl2 बना लिए। तो क्लोरीन गैस बना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है बताइए, Cl प्लस Cl क्या हो गया, Cl2, क्लोरीन गैस हमारा रिलीज हो रहा है। यहाँ पे आप ऐसे बता सकते हैं। तो एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी और कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी, इस एग्जांपल से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो भी तब जब आपका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या हो, HCl हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या हो, HCl हो। ऐसे ही KOH है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमारे समझ से आप अपने किताब से पढ़ सकते हैं। हमने एक ही एग्जाम्पल आपको समझाया है, तो इतना एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल मैंने समझाया है, ये जो इससे पहले इलेक्ट्रोड डिपोजिशन वाला लेक्चर था उसके लिए था, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।